नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम 3 वेरिएबल टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरल मेथड से कैसे सोल्व करें वो देखेंगे। ओके, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जनरल मेथड, इसमें फर्स्ट स्टेप है लेट द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी इज सेटिस्फाइड फॉर द गिवन इक्वेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इस इक्वेशन के द्वारा जो कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी है वो सेटिस्फाई की जा रही है। ओके, सेकंड स्टेप है ट्रीटिंग वन ऑफ द वेरिएबल ऑफ 1 से z एज कांस्टेंट, देन dz इज इक्वल टू 0 एंड देन इक्वेशन इज रिड्यूस्ड टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि जो गिवन इक्वेशन है अपने पास 3 वेरिएबल टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके द्वारा जो कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी है वो सेटिस्फाई की जा रही है। अगर कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी सेटिस्फाई की जा रही है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे अपने पास 3 वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड, इसमें से कोई भी एक वेरिएबल उठाएंगे, उसको कांस्टेंट मान लेंगे। मान लेते हैं कि वो जेड है, तो जेड को मैंने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। जेड अगर कांस्टेंट है तो डी जेड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डी जेड 0 हो गया तो ये इक्वेशन यहाँ ये 0 हो गया, तो ये इक्वेशन हो जाएगी इस फॉर्म में पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट जेड को कांस्टेंट मान रहे हैं, यानी कांस्टेंट एक जेड का फलन है। ओके, अब जब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास, इसको हम जेड को कांस्टेंट मान के इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो रिजल्ट आएगा वो अपने इस फॉर्म में आ जाएगा यू एक्स वाई जेड इक्वल टू एफ जेड। क्योंकि यहाँ पे देखिए जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि हमने जेड को कांस्टेंट माना है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो जेड का एक फंक्शन होगा। ओके, सो हेयर द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हैज बीन टेकन एज ए फंक्शन ऑफ एफ जेड एज वी हैव ट्रीटेड जेड एज कांस्टेंट। ओके, तो इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ। अब हम इक्वेशन 2 को क्या डिफरेंशिएट करेंगे, टोटल डिफरेंशिएट। ओके, सो नाउ वी डिफरेंशिएट 2 टोटली विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स एक्स वाई जेड। टोटल डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन कंपेयर द रिजल्ट विद द गिवन इक्वेशन 1, जो अपने को शुरुआत में इक्वेशन दे रखी थी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करेंगे किसको, जो इक्वेशन 2 आई थी उसको एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में टोटली डिफरेंशिएट करके इक्वेशन 1 के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से अपने को एक डी एफ और डी जेड के बीच रिलेशन मिल जाएगा। वी विल गेट ए रिलेशन बिटवीन डी एफ एंड डी जेड। इफ डी एफ एंड डी जेड इन्वॉल्व फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इट वुड बी पॉसिबल टू एलिमिनेट देम। अगर डी एफ और डी जेड एक्स और वाई के टर्म्स में आ रहे हैं, यानी डी एफ और डी जेड है उसमें एक्स और वाई का कोई फंक्शन आ रहा है, तो उसको हम जो हमने इक्वेशन मानी थी ना यू एक्स वाई जेड इक्वल टू एफ जेड, इसकी सहायता से इसको एक्स और वाई की जो टर्म्स है उनको एलिमिनेट कर देंगे, यानी पूरी की पूरी इक्वेशन को हम एफ और जेड की टर्म्स में बना लेंगे। ओके, दस वी शैल गेट एन इक्वेशन इन डी एफ एंड डी जेड विच विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई। द वैल्यू ऑफ एफ जेड विल बी ऑब्टेन्ड बाई इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन। जो हम अपने पास डी एफ और डी जेड में जो इक्वेशन आ जाएगी उसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे, ओके, यानी डी एफ और डी जेड के मध्य जैसे इक्वेशन आ गई उसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से अपने को एफ जेड की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, और एफ जेड की वैल्यू हम जो अपने यहाँ किया था ये वाले टर्म्स, ये वाली इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे तो अपने पास इस गिवन इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अपना एग्जांपल है सोल्व 3x स्क्वायर डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ई की पावर 2z इंटू डी जेड इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि
इस गिवन इक्वेशन को जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0 इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ से अपने को पी क्यू आर की वैल्यू पता चल जाएगी। फिर दूसरी स्टेप में क्या करेंगे कि इस इक्वेशन के लिए कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी चेक करेंगे। ओके, तो कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी क्या होता है, ये होती है अपने पास। अब इसमें जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको जब सोल्व करेंगे तो अपने पास ये 0 आ जाएगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्वेशन है वो कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी को सेटिस्फाई कर रही है, यानी इसका हम इंटीग्रेट करके इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम कोई भी एक वेरिएबल है एक्स वाई जेड, उसमें से किसी एक को कांस्टेंट मान लेंगे। जैसे मान लिया हमने जेड को कांस्टेंट माना तो डी जेड यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डी जेड जैसे 0 पुट करेंगे तो अपने पास जो गिवन इक्वेशन थी वो इस फॉर्म में आ जाएगी। ओके, अब इस इक्वेशन को क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करेंगे और जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा वो अपने पास एक जेड का फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि हमने जेड को कांस्टेंट मान रखा है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो जेड का फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3x² dx का बन जाएगा x3, इधर 3y² dy का बन जाएगा y3 इज इक्वल टू fz। ये है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1, where the constant of integration has been taken as a function of fz as we have treated z as constant। ओके, अब इक्वेशन 1 को मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स वाई जेड, टोटल डिफ्रेंशिएट। सो जब हम टोटल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² dx, मान लेता हूँ जैसे इसको मैं मान लेता हूँ पी एक्स वाई जेड, वो अपने पास आ गया x³ प्लस y³ माइनस fz। तो इसको जब टोटल डिफ्रेंशिएट करूँगा तो वो आ जाएगा डी पी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस डी पी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल पी अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड। ओके, तो यहाँ पे जब डेल पी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी 3x²। सो 3x² dx हो जाएगा प्लस डेल पी अपॉन डेल वाई आ जाएगा 3y² इंटू डी वाई हो जाएगा, माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड हो जाएगा f डैश जेड, क्योंकि ये डेल पी अपॉन डेल जेड यहाँ p क्या है, p में z की टर्म्स क्या है, सिर्फ और सिर्फ माइनस fz। ओके, तो p यहाँ से हट जाएगा। अब देखिए जब कोई टर्म है जो कि खाली जेड का फंक्शन है और उसको जेड के रिस्पेक्ट में जब पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इस फॉर्म में आएगी, डी अपॉन डी जेड एफ जेड, ये हो जाएगा माइनस एफ डैश जेड डी जेड इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के साथ कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 2 को जो शुरुआत की इक्वेशन थी उसके साथ कंपेयर करेंगे, जो अपने पास शुरुआत में इक्वेशन दी हुई थी उसके साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे अपने को एफ डैश जेड की वैल्यू मिल जाएगी, वो हो जाएगी x³ प्लस y³ प्लस e⁻²z। ओके, सो यहाँ पे देखिए एफ डैश जेड में x और y की टर्म्स आ रही है, तो हमें इन टर्म्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का यूज लेंगे। x³ प्लस y³ क्या है अपने पास, fz है, तो यहाँ पे x³ और y³ की जगह मैं fz पुट कर दूंगा। तो अब ये जो इक्वेशन है वो फुल्ली इसको मैं f डैश जेड को लिख सकता हूँ df अपॉन डी जेड इज इक्वल टू fz प्लस e⁻²z। तो यहाँ पे देखिए ये f और z की टर्म्स में आ गई पूरी इक्वेशन। ओके, अब मैं इसको फर्दर सोल्व करूँगा तो ये अपने पास ये आ जाएगा। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन।
ये इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेट, इसको जैसे मैं लिखता हूँ, ये आता है, जैसे हम लीनियर इक्वेशन को कम वाई और एक्स की टर्म से लिखते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू। यहाँ पे जो पी और क्यू है वो एक्स के फंक्शन होते हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई की पावर पी डी एक्स। जब इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर पी क्या है यहाँ पे -1 और एक्स क्या है, जेड के इक्वल है। ओके, तो ये आ जाएगा ई की पावर -z। तो यहाँ जो ये इक्वेशन 3 आई थी वो एक लीनियर इक्वेशन है और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया अपने पास, ई की पावर -z। अब ई की पावर -z से इस इक्वेशन 3 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा। अब इस जो लेफ्ट हैंड की टर्म है इसको मैं दोबारा रीअरेंज करूँगा तो ये अपने पास ये आ जाएगा, डी अपॉन डी जेड इंटू ई की पावर -z एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर z। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड तो ये आ जाएगा ई की पावर -z एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर z प्लस सम कांस्टेंट c। ओके, ये अपने पास ये आ गया। तो यहाँ पे जब एफ जेड के लिए सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ई की पावर 2z प्लस c टाइम्स ई की पावर z। तो यहाँ पे अपने पास एफ जेड की वैल्यू आ गई। अब एफ जेड की वैल्यू है वो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा x³ प्लस y³ इज इक्वल टू ई की पावर 2z प्लस c टाइम्स ई की पावर z विच इज़ द जनरल सॉल्यूशन। जो अपने पास गिवन इक्वेशन थी उसका जनरल सॉल्यूशन, वेयर c इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ओके, तो इस वीडियो में हमने देखा कि जो 3 वेरिएबल टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको जनरल मेथड से फाइंड कैसे सोल्व करें। अब जनरल मेथड का यूज़ हम तभी लेते हैं जब जो अपने पास 3 वेरिएबल टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हो तथा उसको जो इंस्पेक्शन मेथड था उसकी सहायता से हम सोल्व अगर नहीं कर पाए उस टाइम हम इस जनरल मेथड का यूज करेंगे। ओके, पहले हम उन दोनों मेथड को चेक करेंगे, अगर वो उसकी सहायता से अगर इक्वेशन सोल्व हो रही है तो हमें इस जनरल मेथड पे नहीं आना। अगर उनकी सहायता से अगर वो इक्वेशन सोल्व नहीं हो रही तब हम जनरल मेथड का यूज करेंगे। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।